तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, ई नॉट एक्स बाय एल आई कैप प्लस ई नॉट वाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर जे कैप प्लस ई नॉट जेड क्यूब बाय एल क्यूब के कैप। ई नॉट का वैल्यू दे रखा है, एल दे रखा है सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर। फाइंड फ्लक्स थ्रू प्लेन एक्स इक्वल्स टू 2। द प्लेन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना x इज इक्वल टू 2 ये एक प्लेन की इक्वेशन होती है, ये लाइन की इक्वेशन नहीं होती। अगर तो ये x बाई प्लेन में, तब तो ये x इज इक्वल टू 2 एक लाइन है, ठीक है। इस पूरी लाइन पे x का वैल्यू है 2। बट अगर ये 3D फिगर में जाओगे तो ये एक प्लेन होता है पूरा का पूरा। तो x इज इक्वल टू 2 इज अ प्लेन, ठीक है, जो yz के पैरेलल होता है एंड x एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा एरिया वेक्टर, आई कैप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एक्स बाय एल आई कैप, ठीक है, प्लस ये जे कैप प्लस ये के कैप, ये सारे टर्म्स, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इस पूरे सरफेस पे बताओ, x तो कांस्टेंट, x का वैल्यू तो 2 है, y और z वेरी कर रहे हैं ना। बट इसका एरिया वेक्टर बताओ, इसका एरिया वेक्टर कितना, एरिया वेक्टर है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, तो एरिया वेक्टर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, आई कैप में। तो यह 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आई कैप। तो इसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, सिर्फ कौन से कंपोनेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, ये आई कैप वाला। तो इस पूरी सरफेस पे x जो आई कैप का कंपोनेंट है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है। इस पूरी सरफेस पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 2। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरी सरफेस पे कितना है, ई नॉट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बाय एल, एल भी कितना था 2 सेंटीमीटर आई कैप। तो हो गया ई नॉट आई कैप 5 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। तो सिर्फ इस कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, बाकी दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट करके बताओ जल्दी से, ये कितना हो गया 20 इंटू 10 की पावर -1 या 2, ठीक है। ये तुम्हारे पास फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट इज फाइंड फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर शीट इतने का, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 ये क्या चीज है, y इज इक्वल टू 2 फिर से क्या चीज है, ये एक प्लेन होगा, ये y इक्वल्स टू 2 ये प्लेन होगा, ठीक है। इस पूरे प्लेन में y का वैल्यू कितना है 2, एरिया वेक्टर किधर है, जे कैप में। तो सिर्फ जो डॉट प्रोडक्ट करोगे कौन से कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा, जे कैप। और इस पूरे प्लेन पे क्योंकि y का वैल्यू कांस्टेंट है तो e वेक्टर कांस्टेंट ही है, तो e का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ई नॉट y 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर जे कैप, ठीक है, सिर्फ ये कंपोनेंट ले रहा हूं। तो फ्लक्स कितना हो गया, E डॉट ए वेक्टर कितना है, ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जे कैप या 2 इंटू 10 की पावर -4 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट कर लेना, तो जो तुम्हारा फ्लक्स आएगा कितना आ जाएगा, ई नॉट, ये कितना है 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया 1। नेक्स्ट इज थ्रू अ ट्रायंगुलर प्लेट, एरिया ये दे रखा है एट z इज इक्वल टू 0, z0, ये जो पूरा xy प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन ही इसको बोलते हैं z इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें z कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट आते हैं। तो एरिया वेक्टर कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के कैप या 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के कैप। ई वेक्टर, ई का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आएगा, के वाला, वो कितना है ई नॉट जेड क्यूब बाई एल क्यूब के कैप। इस पूरे प्लेन में, इस पूरे एरिया में जेड कंपोनेंट कितना है 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो इनका फ्लक्स कितना आ गया, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे फ्लक्स विल बी 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, हमें जो इसकी हेमिस्फेरिकल सरफेस है
इसमें से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। ई इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर ये पूरा बंद सरफेस होता तो नेट फ्लक्स कितना आता? मैंने तुम्हें क्या समझाया था, अगर ई यूनिफॉर्म है तो क्लोज सरफेस में से नेट फ्लक्स कितना होता है? 0। तो जितना फ्लक्स इसमें से आ रहा है, जितने फील्ड लाइंस इसमें से एंटर करे उतने फील्ड लाइंस यहां से लीव भी करने चाहिए, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है। फील्ड वेरिएबल होता तो जरूरी नहीं होता ये। तो अब इसमें से बता दो कितना फ्लक्स आएगा। यहाँ पे तो एरिया वेक्टर, इसमें फाइंड करना टफ क्यों है? क्योंकि एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, तो हमें या तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा इजी केस क्या है, ये करो, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। कितना है एरिया वेक्टर? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई कैप की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना? 0। तो इस पार्ट में से फ्लक्स कितना आएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से फ्लक्स इतना ही नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से फील्ड लाइंस एंटर करनी। अब मैं बोलूँ इस पार्ट में से फ्लक्स निकालो। इस पार्ट में से फ्लक्स कैसे निकालोगे? यूनिफॉर्म फील्ड है फिर से, तो क्या करेंगे हम? मैं बोलूंगा जितने फील्ड लाइंस इस सरफेस में से एंटर कर रहे हैं उतने यहां से लीव भी करने चाहिए। तो इस सरफेस में से निकाल लो। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में पाई आर स्क्वायर, ई इस तरफ है, और दोनों में एंगल कितना दे रखा है? 60। तो फ्लक्स कितना होगा? ई ए कोस 60, ठीक है। ध्यान रखना एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो ये कितना आ गया? ई पाई आर स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट इज फाइंड फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस। हमें सिलेंड्रिकल सरफेस में से, ठीक है, ये पूरे में से कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ इस हाफ पार्ट में से ये करना है कितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं, नहीं तो नेट फ्लक्स तो 0 होगा, मुझे पता है। तो सिर्फ इस पार्ट में से निकालना है। फाइंड फील्ड लाइंस एंटरिंग, सिर्फ एंटरिंग वाले बता दो, ठीक है, नेट फ्लक्स नहीं बताना। तो कैसे करूंगा इसको ना, ऐसे ब्रेक करो, इस तरीके से इसे ब्रेक करो। तो हमें इस पार्ट में से चाहिए कि कितने फील्ड लाइंस आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा देखो टॉप सरफेस में तो नेट फ्लक्स 0, क्योंकि एरिया के परपेंडिकुलर है, बॉटम से भी सिर्फ इस पार्ट में से आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, जितने फील्ड लाइंस यहां से एंटर करने हैं इस पोर्शन से उतने लीव करने चाहिए। तो ये कितना हो गया? ये कितना लेंथ हो गया? ये हो गया इसका 2r, ये हो गया हाइट। तो एरिया वेक्टर कितना हो गया? 2r इंटू हाइट, ई सेम डायरेक्शन में। तो सिर्फ इस पार्ट में से कितना आएगा? ई इंटू 2r इंटू एच। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, बस इसमें जो सिलेंडर है ना थोड़ा टिल्ट कर दिया। अब हमें फ्लक्स निकालना है कि कितने फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं। कैसे निकालना है? देखो क्या करते हो, अगर ये तुमने टिल्ट कर दिया, देखो जैसे ये सरफेस है, इसका जो वेक्टर है एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये किसी एंगल से टिल्ट कर दोगे तो एरिया वेक्टर भी उतना ही घूम जाएगा। तो एक तो मैं इस पोर्शन में से निकाल रहा हूँ कि यहाँ तक के कितने फील्ड लाइंस है, फिर एक टॉप वाले में से निकालेंगे, एक इससे नीचे वाले पोर्शन में से निकालेंगे। पहले इस पोर्शन में से देखते हैं। ये हाइट होगी कितनी? h, ये कितना है? 2r, और ये पहले ऐसे था, अब ये थीटा घुमा दिया, तो इस पोर्शन का जो एरिया वेक्टर है वो भी कितना घुमा हुआ है? थीटा नीचे की तरफ, ई इस डायरेक्शन में। तो कितना इसमें से फ्लक्स आ गया? इस पोर्शन में से, ठीक है, इस पोर्शन में से ई 2RH कोस थीटा। बॉटम पोर्शन में कैसे करोगे? ये बॉटम का ये जो एरिया है, ये कितना एरिया है? दिस इज, ये आधा सर्कल है, ठीक है, हम आधा पोर्शन तो कवर कर चुके हैं, ये फ्लक्स, ये आधा पोर्शन बच गया। कितना एरिया होगा इसका? पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब इसका एंगल निकालते हैं। देखो ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आएगा। तो ये है 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये फिर से 90 माइनस थीटा। ठीक है, या एक तरीका और कर सकते हो, देखो पहले ये जो बॉटम सरफेस था इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ऐसे होगा ना इस सरफेस का, ये बॉटम सरफेस का। अगर ये थीटा घूम गया तो एरिया वेक्टर भी कितना घूमना चाहिए, थीटा। तो पहले वर्टिकल था, अब ये वर्टिकल से थीटा घूम चुका है, तो ई के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा। तो इस पोर्शन में से कितना फ्लक्स आ गया, इस पोर्शन में से कितना फ्लक्स आ गया हमारा, ई ए cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे टॉप पोर्शन में से निकालो, उसका भी सेम इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आना चाहिए। या एक काम और कर सकते हो, इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 2 है, ये परपेंडिकुलर टू इस ये सरफेस है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये है पाई आर स्क्वायर बाय 2 एरिया। इस डायरेक्शन में ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया, इसके जो परपेंडिकुलर एरिया, ये कितना आना चाहिए, है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये उसका कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉम्पोनेंट है, साइन थीटा कॉम्पोनेंट है। तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। ऐसे टॉप मोस्ट में जब कैलकुलेट करना सेम इसी तरीके से आएगा उसका भी, ये एंगल, ठीक है, इसी तरीके से निकालना। ये सरफेस, ये कितना एंगल बना रहा है तुम्हारे पास, ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, फिर से वही सेम केस बनेगा। तो इस पोर्शन में से जब निकालोगे, देखो मैंने 3 पोर्शन ले लिए, एक तो ये जो सेकंड पोर्शन ये और थर्ड पोर्शन ये। तो सेकंड और थर्ड में से, दोनों में से, 2 में से भी और 3 में से भी, दोनों में यही फ्लक्स आएगा, फर्स्ट में ये हो गया। तो जो टोटल फ्लक्स है, अगर हम बोलो टोटल फ्लक्स बताओ, तो टोटल फ्लक्स विल बी इन दोनों का सम, क्योंकि स्केलर है सीधा ही ऐड कर दो, तो कितना हो गया, ई 2RH कोस थीटा प्लस इसका ट्वाइस, ठीक है, कितना हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट इज फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर, उसके सेंटर पे एक Q चार्ज रख दिया हमने, तो हमें इस स्फेरिकल सरफेस में से फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स होगा, कैसे करें। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये डायरेक्शन इसका चेंज कर रहा है, तो यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट एक चीज देखो, क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां से सेम आर डिस्टेंस पे, इसने शेल पे पूछा और शेल के सेंटर पे रखा हुआ है, ये जो सरफेस है, ये सारे के सारे सरफेस के सारे पॉइंट्स कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट होगा, कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया ई का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे कोई भी एक सरफेस एरिया ले लो, मान लो डी है, तो इस एरिया में से कितना फ्लक्स आएगा, ई, ठीक है, ई डॉट डी ए। देखो कोई भी एरिया चूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है। तो दोनों में किसी भी पॉइंट पे चेक करो, ई और डी ए वेक्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों में एंगल कितना है, 0। तो ई और दूसरा ई का मैग्नीट्यूड, डी ए cos 0, ये पहला चीज, कि मतलब किसी भी जगह एरिया हमने देखा, हर जगह कितना एंगल था, 0 डिग्री। तो cos 0 हो गया 1, फिर बचा ई डी ए। ये ई का मैग्नीट्यूड है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है। ई वेक्टर तो वेरिएबल है, वेक्टर वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट ई का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। तो ई वेक्टर को इंटीग्रल के बाहर ले आओ, सिर्फ एरिया एरिया का इंटीग्रल बचेगा। तो इस एरिया का कितना इंटीग्रल है, इस एरिया वेक्टर का इंटीग्रल बताओ, कितना एरिया हो गया, ये पूरा सब एरियाज का सम है ये, ठीक है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, सब छोटे छोटे एरियाज का सम है, तो टोटल एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ई का मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर, के को रख रहा हूं मैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो अगर एक क्यू चार्ज किसी शेल के सेंटर पे रख दो, उसमें से कितना फ्लक्स आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन। पॉजिटिव फ्लक्स क्या डिनोट करता है कि फील्ड इस सरफेस में से लीव कर रहा है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो अभी एक क्यू चार्ज मैंने सेंटर पे नहीं रखा, किसी साइड में रख दिया, किसी साइड में हमने प्लेस कर दिया। अब कितना फ्लक्स आएगा, अब कितना फ्लक्स आ रहा होगा। इसको अगर इंटीग्रेशन से करोगे बहुत ही ज्यादा टफ बनेगा। क्यों? क्यों भाई, एक तो डिस्टेंस भी सारे पॉइंट्स का अलग अलग है, एंगल भी। अब तो ये नहीं कह सकता ना कि एरिया के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि एरिया तो क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ई रेडियली आउटवर्ड नहीं है। तो इससे अगर सोल्व करोगे ये बहुत टफ आएगा, बट इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, इट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे, कोई बता सकता है? मैंने तुम्हें बताया था एक क्यू चार्ज से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज चाहे सेंटर पे रखो चाहे साइड में रखो, एक पॉजिटिव चार्ज से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो तो सेम ही होंगी, उतनी होंगी। तो चाहे सेंटर पे रख देते, अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइंस बाहर निकलनी है तो यहां पे रखोगे, इसमें से अभी भी कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सारी की सारी फील्ड लाइंस यहां से क्या कर रही है, इस स्फेरिकल सरफेस में से लीव कर रही है। तो नेट फ्लक्स अभी भी कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने माइनस क्यू चार रखा होता, अब कितना फ्लक्स आता, डायरेक्टली वैसे बता सकता हूं, यह आना चाहिए माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब चार्ज ऑफ क्यू और माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, इसलिए नेगेटिव फ्लक्स आ गया। अगर कोई इंटीग्रेट करके भी करना चाहे तो यहाँ पे जो ई वेक्टर होगा अंदर की तरफ होगा, और ये क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर बाहर लेना है। तो जो फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। कोई भी पॉइंट उठा लो, ई और डी ए में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, डी ए दोनों में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो cos 180 हो गया -1, ये तो कांस्टेंट ही है। डी ए का इंटीग्रल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज फिल कर दो, ये कितना आएगा, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, सामने एक डिस्क है या रिंग है, कुछ भी हो सकता है, डिस्क या रिंग। हमें इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लक्स आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन से जाना ही पड़ेगा, कोई और चारा है ही नहीं। क्या करें, देखो अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे चल रहा हूं और एक रिंग फॉर्म करूं, डिस्क में छोटा एलिमेंट क्या होता है, लेंथ, तो हम यहां पे रिंग बनाएंगे। अब देखो मैं थीटा पे आर डी थीटा का एलिमेंट लूं, या यहां से जाऊं कि यहां से किसी एक्स पे या स्मॉल आर पे ये डी आर का एलिमेंट लूं। तो यहां पे जब तुम जाना आर पे डी आर का एलिमेंट लेना, इसका रीजन है क्यों। अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, ये जो आर है, ये डिस्टेंस है, ये सेम है या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो आर डी थीटा नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से जाओगे या तो एक्स पे डी एक्स ले लो, या क्या करो, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक डी आर का एक रिंग बनाओ। इसका भी एक रीजन है रिंग बनाने का। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है, रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर। क्या हर जगह इतना ही है, ये है तुम्हारा ई वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर होगा इस सरफेस का, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू इट, मतलब इस डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर। तो यहां पे इस रिंग में कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, ई और ए जो एरिया है इसमें कितना एंगल है, थीटा। तो पहले डी ए लिखते हैं, डी ए कितना हो गया, ये लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, और थिकनेस कितना है डी आर, दोनों में एंगल कितना है थीटा। तो फ्लक्स क्या लिखोगे, फ्लक्स विल बी ई डी ए
ई डी ए कोस थीटा। तो टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट करना, ई का मैग्नीट्यूड कितना है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी ए, ये कितना हो गया 2 पाई आर डी आर कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो गया डी अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म्स है बाहर ले लो, के क्यू 2 पाई ये कांस्टेंट है, डी आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। देखो अगर कोई ऐसा फॉर्म हो, मैंने सिखाया था, अगर कुछ फॉर्म हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स डी एक्स हो, तो इसका सब्सटीट्यूशन क्या लेना होता है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको कुछ भी वाई एज्यूम कर लो, डी वाई बाई डी आर ये कितना होगा 2r, ये d तो कांस्टेंट है ये 0। तो आर डी आर को क्या फिल कर सकते हो, आर डी आर को हम फिल कर सकते हैं dy बाई 2, और इसमें फिल करो कि कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई, ये क्या बन जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट d इंटीग्रल ऑफ आर डी आर, तो कितना हो गया dy बाई 2, और ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, तो मतलब ये कितना हो गया y की पावर 3/2। y की पावर 3/2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा y की पावर -3/2, y की पावर -3/2 का इंटीग्रल y की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, तो कितना आ गया -1/2, ये -1/2 ये कट जाएगा, एक मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, तो y की पावर -1/2 या 1/√y, और y तुमने क्या लेट किया था रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये इसका इंटीग्रल है। अब इसमें लिमिट्स फिल कर लो, आर की लिमिट, पहला जो रिंग बनेगा वो 0 रेडियस पे बनेगा, फाइनल रिंग बनेगा आर पे, तो ये कितना आ गया 0 से आर, पहले अपर लिमिट फिल कर दिया माइनस, फिर लोअर लिमिट फिल किया, लोअर लिमिट कितना है 0, आर की जगह 0 फिल करो, तो ये क्या बचेगा 1/d स्क्वायर का रूट, मतलब 1/d, ये -d में अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना फ्लक्स आ गया हमारे पास 1 - d अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास फ्लक्स आ गया। अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम क्या डिफाइन करते थे रेडियंस में। प्लेन एंगल क्या होता था, मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, रेडियस है r, ये कोई आर्क है जिसका लेंथ है l, तो हम थीटा क्या डिफाइन करते हैं, थीटा क्या होता था l/r, या l इज इक्वल टू r थीटा। जैसे अगर थीटा मान लो पूरा ये पूरा सर्कल हो जाए, थीटा कितना होता है 360 डिग्री या 2 पाई, तो ये 2 पाई आर हो गया। 1/4 सर्कल हो जाए तो कितना आएगा, थीटा कितना हो जाएगा π/2, तो कितना आ जाएगा πr/2। ऐसे ही नेक्स्ट होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये सिंबल से इसे डिनोट करते हैं, ये कौन सा सिंबल है, जो ओम वाला सिंबल होता है ना, ये वो है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये 3D फिगर है। मान लो एक शेल है तुम्हारे पास, शेल मतलब होलोस्फीयर या प्लास्टिक की बॉल, क्या करो इसे कट कर दो, मान लो मैंने यहां से इसे कट कर दिया, कैसा सरफेस दिखाई देगा, क्या कुछ इस टाइप का सरफेस आएगा। अगर मैं इसे यहां से कट कर दूं तो ऐसा कुछ कोई फिगर दिखाई देगा। अब यहां पे जो एंगल आ रहा है यहां पे जो एंगल आ रहा है, ये एंगल ना, ये एंगल 1D नहीं है। देखो हमें इस प्लेन में तो ये 1D एंगल दिखाई दे रहा है, बट जबकि ये ना 2D एंगल है, ये पूरा ऐसे कोन टाइप है, जैसे जैसे सॉफ्टी खाते हो ना, कोन खाए तो कोन में ऐसा कुछ रहता है वो। तो ये जो एंगल होता है ये 1D फिगर नहीं है, ये ना 2D फिगर है, 3D फिगर है सॉरी। तो ये 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर है। तो ये जो एंगल होता है ये 3D फिगर में आ रहा है, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब जैसे हमने प्लेन एंगल क्या डिफाइन किया था, आर्क लेंथ बाय आर, तो ये जो सॉलिड एंगल होता है
दिस सॉलिड एंगल इज, ये तो है प्लेन एंगल जो हमें इस प्लेन में दिखाई दे रहा है, बट ये जो पूरा है, ये पूरे को हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल कितना होता है, सॉलिड एंगल इज सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, ये कौन का, ये वाला सरफेस एरिया, ये शेल का ये जो पीछे वाला सरफेस एरिया, तो ये शेल का पीछे वाला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिटलेस, इसका यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन, डायमेंशनलेस टर्म है। इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है स्टीरेडियन, एसआर से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे सर्कल को कट कर दो, पूरे सर्कल को कट कर लिया, मान लो पूरा सर्कल ले लिया, तो पूरे सर्कल में कितना सॉलिड एंगल आएगा, पूरे सर्कल का कितना सरफेस एरिया हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 4 पाई, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। जैसे ये तुम्हारे पास प्लेन एंगल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम कितना कट कर सकते हो, पूरा पूरा सर्कल ले लो तो 2 पाई और बाय आर, तो थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये 2 पाई लेते हैं। ऐसी स्टीरेडियन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये होता है 4 पाई। अब एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में एक रिलेशन है। मान लो ये जो तुमने प्लास्टिक की बॉल कट की थी, या उसका कुछ पोर्शन शेल का तुमने कट कर दिया था, ये सेंटर पे जो हमें एक तो एंगल दिखाई देता है, ये वाला एंगल, ये तो होता है पूरा प्लेन एंगल जो हमें दिखाई देता है। एक्चुअल में ये 3D फिगर है, तो ये होता है सॉलिड एंगल। तो इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन होता है, इट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये ध्यान रखो, ये थीटा ये वाला पोर्शन है, तो सॉलिड एंगल इज 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये ध्यान रखना, ये थीटा हाफ एंगल है, ये टोटल जितना भी एंगल है थीटा उसका आधा एंगल है। तो ये तुम्हारे पास अगर इसका एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, तो सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका यूज देखो कैसे आएगा हमें। फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सिर्फ इतने पोर्शन में से मुझे फ्लक्स बता दो, कितना फ्लक्स होगा। ये टोटल एंगल है 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ये उसका 1/3 पोर्शन हो गया ना, तो फ्लक्स कितना आ जाना चाहिए, पूरे में से मैंने बताया था, पूरे शेल में से फ्लक्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये उसका 1/3 पोर्शन हो गया, तो फ्लक्स कितना आ जाना चाहिए, Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बट ये आंसर गलत है। क्यों, ये जो तुम्हारे पास सरफेस दिया हुआ है, ये ध्यान रखो ये 3D फिगर है, तो यहाँ पे जो तुम कंसेप्ट लगाओगे वो प्लेन एंगल से नहीं लगाना हमें, ये सॉलिड एंगल से लगाना है। तो पहले इसका सॉलिड एंगल निकालो। इसका सॉलिड एंगल कितना है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस, ये हाफ एंगल, ये कितना हाफ एंगल है, 60, तो 2 पाई 1 माइनस कोस 60, इट इज 1/2, तो ये कितना हो गया, पाई। तो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है, सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर है। तो क्या करोगे, ये टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो पूरे में से कितना फ्लक्स है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिट में से कितना हो गया, ये कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से कितना फ्लक्स होगा, कितना आ गए, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट गलत आंसर। या एक एंगल का यूज कर लो, ये टोटल एंगल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यूनिट में से कितना होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना सॉलिड एंगल है, पाई, तो पाई में से कितना होगा, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी अगर सॉलिड एंगल ये है, इसमें से कितना फ्लक्स आएगा, Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये सॉलिड एंगल, और अगर मैं प्लेन एंगल के टर्म्स में देखूं तो 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा। ये कितना आ गया यहां से, ये कितना वैल्यू है इसका, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये नेट तुम्हारे पास फ्लक्स आ रहा है।
इसमें बस ध्यान रखो, ये जो थीटा है ना, ये आधा एंगल है, ये हाफ एंगल थीटा है, ये पूरा प्लेन एंगल थीटा नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास कि इसमें से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक शेल है, सेंटर पे ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना फ्लक्स होगा इस सरफेस में से या इस सरफेस में से बता दो। देखो जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर कर रही हैं उतनी फील्ड लाइंस क्या पीछे से लीव भी करेंगी, क्योंकि फील्ड लाइंस तो सिर्फ चार्ज से ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो चार्ज तो सिर्फ यहाँ पे है, तो फील्ड लाइन सिर्फ यहाँ से ओरिजिनेट करनी है, बीच में से कोई फील्ड लाइन ओरिजिनेट नहीं होगी। तो जितनी फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करी उतनी लीव भी करेंगी। तो इस पोर्शन में से फ्लक्स और इस पोर्शन में से फ्लक्स सेम होगा। तो इसमें से फ्लक्स कैसे निकालो, ये कितना अभी हमने डेरिवेशन करा था, अगर ये एंगल है थीटा, ठीक है, इसका सॉलिड एंगल यूज करना, प्लेन एंगल यूज मत करना। सॉलिड एंगल कितना होगा 2π1 माइनस कोस थीटा। अगर 4π सॉलिड एंगल है कितना फ्लक्स आता है Q/ε0, यूनिट होगा तो Q/4πε0। अगर ये सॉलिड एंगल है इसमें से कितना फ्लक्स आएगा इनटू ये, और इसका वैल्यू कितना है 2π1 माइनस कोस थीटा। ये डायरेक्टली तुम फॉर्मूला ही याद कर लो चाहे। ये इसमें से इतना फ्लक्स आ गया। अब जैसे इसका यूज करते हैं और इन दोनों में से फ्लक्स सेम होगा, ध्यान रखना। अब जैसे इस चीज का यूज करते हैं, हमने एक डिस्क वाला क्वेश्चन करा था, डिस्क या रिंग में से फ्लक्स निकालो, उसका रेडियस था तुम्हारे पास r, डिस्टेंस है d। अगर मैं वही एक तरीके से इसको अगर एक शेल कंस्ट्रक्ट कर लूँ, मैं बोलूँ इसमें से फ्लक्स बताओ, जितने फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगे इस सरफेस से उतने फील्ड लाइंस लीव करे होंगे। तो इस पोर्शन का फ्लक्स और इस पोर्शन का फ्लक्स क्या होगा, सेम। तो अगर इसमें से निकाल लो तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कैसे करें, वही सॉलिड एंगल का यूज करो। कितना फ्लक्स आना चाहिए Q/2ε0 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखो ये चीज समझ आ रही है, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ना वही शेल कंस्ट्रक्ट कर ली, फिर मैंने बोला कि इस सरफेस में से जितना फ्लक्स आना चाहिए सेम फ्लक्स इसमें से भी सेम फ्लक्स आना चाहिए। तो ये कितना सॉलिड एंगल हो गया, तो इसका कंसेप्ट कोस थीटा, कोस थीटा देख के बताना कितना होगा। इस ट्रायंगल में कोस थीटा कितना होगा dy√r² प्लस d²। हमने जब इंटीग्रल से करा था तब भी हमारा यही आंसर आया था। जैसे एक पॉइंट चार्ज है, ये इनफाइनाइट शीट है, हमें इसमें से फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स होगा, फाइंड फ्लक्स थ्रू इनफाइनाइट शीट। कैसे करें, या तो ये थीटा फिल कर दो, इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, ये ऐसे यहां तक आगे तक जा रही है, तो थीटा इसमें कितना हो गया, हाफ एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा Q/2ε0 1 माइनस कोस 90। ठीक है, ये इनफाइनाइट शीट है, सिर्फ इस लाइन में नहीं है, बाहर की तरफ भी है, पूरा ये इनफाइनाइट शीट है, पूरा बाहर की तरफ भी ये 2D फिगर है इनफाइनाइट शीट तो, ठीक है, सिर्फ ये लाइन नहीं है। या एक कंसेप्ट और कर सकते हो, एक पॉइंट चार्ज में से कितनी फील्ड लाइंस आती हैं, Q/ε0 लाइंस आती हैं। तो देखो यहां तक आधी फील्ड लाइंस हो गई 90 डिग्री, बाकी फील्ड लाइंस ये आ रही हैं। तो जो इधर वाली फील्ड लाइंस है ये तो पास नहीं कर पाएंगी हाफ फील्ड लाइंस तक, क्योंकि 90 डिग्री इनफाइनाइट शीट है तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री, मतलब हाफ फील्ड लाइंस इसकी पास कर पा रही होंगी, ये इनफाइनाइट शीट है। देखो तो कितना फ्लक्स आ गया, सीधा ही Q/ε0, बिकॉज टोटल फील्ड लाइंस होती है Q/ε0, उसकी आधी फील्ड लाइन इसमें से पास कर जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल इज, हमारे पास एक हेमिस्फीयर गिवन है, एक क्यू चार्ज रख दिया, कहां पे, इज प्लेस्ड एट द सेंटर, फाइंड फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस, ठीक है, हेमिस्फेरिकल सरफेस एंड सर्कुलर प्लेन सरफेस। यहां पे रख दिया, एक तो हेमिस्फेरिकल में से निकालना है और एक इस पार्ट में से निकालना है। हेमिस्फेरिकल में से कितना आएगा, डायरेक्टली बताओ कितना आना चाहिए, कितनी फील्ड लाइंस आनी चाहिए, तो हम इंटीग्रेशन से भी कर चुके हैं डायरेक्टली।
आधी फील्ड लाइन पास कर पा रही होंगी, तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना आ जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन। और फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस में से कितना फ्लक्स आएगा, इट विल बी 0। कैसे, देखो अगर प्लेन सरफेस में देखो ऐसे फील्ड आएगा इस सरफेस पे, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस सरफेस में से तो कोई फील्ड क्रॉस ही नहीं करा, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। इसको ना थोड़ा इस तरीके से इमेजिन करना, ये जो चार्ज है इसको ऐसे इमेजिन करना कि या सामने से अगर मैं दिखाऊं, ये ऐसा कुछ है, ये चार्ज ऐसा आ रहा है, इस सरफेस में से कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करा, सिर्फ इस सरफेस में से फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, इस सरफेस को क्रॉस नहीं करा। तो कितना फ्लक्स आ गया, हेमिस्फेरिकल में से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले सरफेस में से कितना फ्लक्स है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस में से निकालना है। सिलेंडर का लेंथ है L और ये इसका रेडियस है R। दो मेथड से करा रहा हूं, एक तो विद इंटीग्रेशन, एक विदाउट इंटीग्रेशन। विदाउट इंटीग्रेशन कैसे करें, इसके जो भी फील्ड लाइंस आ रहे हैं, देखो ये फील्ड लाइंस आ रहे हैं, टोटल फील्ड लाइंस कितने होंगे, टोटल फील्ड लाइंस आएंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कुछ फ्लक्स तो इसमें, अगर मैं पूछता कि पूरे सिलेंडर में से बताओ, पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स आएगा, इट विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बोलूं इस पोर्शन में से बताओ कितना फ्लक्स है। अब ये जो सिलेंडर में से इसके 3 सरफेसेस, एक तो ये वाला, एक ये, एक ये कर्व, तो फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3, ये तीनों मिला के Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट में से डायरेक्टली बता सकते हो कितना फ्लक्स होगा, ये एक R रेडियस का रिंग हो गया या डिस्क हो गया, ये सेंटर से लेंथ टोटल L है, ये कितना होगा L बाई 2, ये है थीटा। तो कितना फ्लक्स आएगा, 1 में से भी और 2 में से भी, देखना सेम फ्लक्स आ रहा होगा, कितना आ गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने करा था 1 माइनस डी या 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा कितना हो गया, L बाई 2 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर। तो कितना आ गया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L अपॉन L स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर। तो इसमें से कितना बच गया, 1 और 2 का इतना ही है, तो ये बस इस साइड जाके सबट्रैक्ट कर लेना। तो थर्ड सरफेस में से या ये कर्व्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 1 प्लस 5 2, मतलब 2 टाइम्स ये, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, तो 2 टाइम्स ये, तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L बाई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। अब इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से ट्राई करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट मेथड थ्रू इंटीग्रल, कुछ नहीं, तुम्हें थोड़ा इंटीग्रेशन ही सीख जाओगे। क्या करो, देखो मैंने यहाँ पे रिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, रिंग्स क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो भी सिखाता हूँ। हम क्या करें, यहाँ से किसी भी x लेंथ पे एक रिंग कंस्ट्रक्ट कर लें। इस पूरे रिंग में जो ये Q चार्ज की वजह से ना फील्ड ऐसा आएगा, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कितना डिस्टेंस है R, यहाँ पे फील्ड लिखते हैं सबसे पहले। फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, KQ बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस हो गया, ये R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट था, उसका स्क्वायर ये आ गया। इसका एरिया वेक्टर, इस रिंग का एरिया वेक्टर, लेंथ कितना हो गया इसका, 2 पाई R है ना, ये थिकनेस है dx। अब इसका एंगल देखो,
इसका जो एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू सरफेस है और ई इधर की तरफ है, ये एंगल है थीटा। तो इसमें से जो फ्लक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, ई डी ए कोस थीटा। कोस थीटा ट्राइंगल से चेक करो कितना है, आर बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, के क्यू टू पाई आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल के अंदर क्या हो गया, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स के लिमिट्स, यहाँ पे एक्स 0 है, इस साइड जा रहे हो तो पहला एलिमेंट मिलेगा इस साइड -L/2 से +L/2। करोगे ट्राई इसको, इसका इंटीग्रल सिखाया था। एक तो था एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है, और एक सिंपली डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है। तो इसमें जो एक्स को हम फिल करते हैं, क्या फिल करना है, आर टेन थीटा। तो डी एक्स कितना हो गया, आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को आर टेन थीटा फिल कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो मैं वैल्यूज फिल करने लगा, डी एक्स कितना हो गया, आर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3/2, ये बनेगा आर क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा, ठीक है। ये टर्म्स कट जाएंगे और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लेना, ये आ जाएगा। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा कट जाएगा, सिर्फ सीकेंड थीटा बचेगा, 1/सेकेंड थीटा विच इज कोस थीटा। और कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशियल था माइनस साइन, इंटीग्रल होता है प्लस साइन। तुमने क्या लेट किया था, टेन थीटा किसको लेट करा था, x/r को, ये हो गया p/b। साइन थीटा क्या होगा, ये होगा x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो q/2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा की जगह x/√r² प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ, -L/2 से +L/2। x के लिमिट्स फिल कर लो। x में पहले अपर लिमिट L/2 अपॉन L²/4 प्लस r² माइनस x की जगह लोअर लिमिट -L/2 अपॉन r² प्लस -L/2 का स्क्वायर, वो तो प्लस ही हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, ये सीधा ऐड हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स L/2 बनेगा, एक 2 कट गया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पिछले पार्ट में आंसर आ रहा था ना, ये सेम वही आंसर आएगा, ये L/L² प्लस 4r², ये सेम यही आंसर आ रहा है। तो ये दो मेथड है। इंटीग्रेशन कम प्रेफर करेंगे हम, कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढा करेंगे, क्योंकि IIT में नीट में हमें इतने लेंथी इंटीग्रेशन नहीं आते, तो हमें कोई शॉर्ट ट्रिक सोचना पड़ता है।